हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आंचल धामा अकेडमी में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर डीएलएड, सीटेट, यूपीटेट यानी कि जितने भी टीचिंग संबंधित एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं यहाँ पर उसकी प्रिपरेशन कराई जाती है। तो हम आज बात कर रहे हैं डीएलएड के बारे में। डीएलएड में हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट या सीडीपी जिसे को हम बोलते हैं। इसकी मैंने आपको तीन से चार क्लास करा दी है, वो आप क्लास जाकर देख सकते हो। मैंने आपको अवस्थाओं के बारे में बताया था कि बाल्यावस्था में जो बाल्य विकास जो सीडीपी होती है, बाल विकास होता है, उसमें कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। शैशव अवस्था मैंने आपको बता दी है। अब हम बात करने वाले हैं बाल्यावस्था के बारे में। और डीएलएड से जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं फर्स्ट सेमेस्टर की, ये जो आपका सीडीपी या बाल विकास है उसकी क्लास हो रही है। तो जितने भी यहाँ डीएलएड से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट होते हैं यहाँ पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। शैशवावस्था के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया था। तो हाँ, एक चीज़ और, जिस दोस्त ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत अच्छी शिक्षा मिलने वाली है, सीख मिलने वाली है और ये आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट भी होगा। और रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जो आए हुए हैं और जो आपके सिलेबस में है। आए हुए से मतलब नहीं है, आए हुए हैं और जो आपके सिलेबस में हैं वे भी क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, मेरा पर्पज़ ये है। तो अब आगे चलते हैं, हम बाल्यावस्था के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमें क्या, अगर आप सब्सक्राइब करोगे और लाइक करोगे, शेयर करोगे तो हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो आओ बात करते हैं अब बाल्यावस्था की। तो बाल्यावस्था में क्या है? बाल्यावस्था, अगर हमारे बाल्यावस्था की परिभाषा बताओ या बाल्यावस्था से आप क्या समझते हो, तो ये डेफिनेशन आप दोगे। नोट्स भी बना सकते हो, अगर जो दोस्त हमारा नोट्स बनाना चाहता है वह नोट्स भी बना सकता है, नहीं तो हम आपको जो पीडीएफ वगैरह है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। बाल्यावस्था क्या होती है? चाइल्डहुड। तो इसमें क्या बताया, बाल्यावस्था होती क्या है? शैशव अवस्था व किशोर अवस्था के मध्य की अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है। इन्होंने ये बात कही, जो शैशवावस्था अगर खत्म हो जाती है और जब किशोर अवस्था के बीच की, शैशवावस्था और किशोर अवस्था के बीच की जो अवस्था होती है वो हमारी बाल्यावस्था कहलाती है। यहाँ से आप परिभाषा भी दे सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि बाल्यावस्था क्या होती है, तो आप बताओगे शैशवावस्था और बाल्यावस्था के जो मध्य की अवस्था होती है वो हमारी बाल्यावस्था होती है। आगे चलते हैं। शैशवावस्था पूर्ण करने पर यानी शैशवावस्था खत्म करने पर या पूरी होने पर के पश्चात बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है। यानी कि जब शैशवावस्था खत्म हो जाती है तो बालक कहाँ पहुँच जाता है या कहाँ पर चला जाता है? शैशवावस्था खत्म हो जाती है या खत्म होने लगता है तो बाल्यावस्था में प्रवेश करने लगता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो चुकी है। ये परिभाषा आप भी दे सकते हो। ठीक है, अगर आपसे बाल्यावस्था की परिभाषा या क्या समझते हो क्या है तो इसकी परिभाषा दोगे। कोल और ब्रूस ने इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है भूविकल्प में कि अनोखा काल किसने, यानी कि बाल्यावस्था को अनोखा काल किसने कहा है? तो किसने कहा है अनोखा काल? ब्रूस और कोहल ने अनोखा काल इसको बताया है। किसको बताया? बाल्यावस्था को बताया है। बताते हुए लिखा है कि किसने लिखा है? बताते हुए कोल और ब्रूस ने लिखा है। बाल्यावस्था कौन सी अवस्था? शैशवावस्था और किशोरावस्था के बीच की बाल्यावस्था होती है। और बाल्यावस्था में खत्म होने के बाद यानी शैशवावस्था पूर्ण या खत्म होने के बाद या खत्म होने की कगार पर जब हो जाती है तो क्या है? बाल्यावस्था स्टार्ट हो जाए। और शैशवावस्था के बाद हमारी बाल्यावस्था आती है, ये बात ध्यान रखना। शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आती है। कोहल और रूस ने अनोखा काल कहा है। किसको कहा है? बाल्यावस्था को। ये क्वेश्चन आपको आगे भी मिल सकता है भूविकल्प में। तो देख, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। और आगे चलते हैं अब। ठीक है, बाल्यावस्था को समझना सबसे कठिन कार्य है। यानी कि इन्होंने ये बात भी कह दी, अनोखा काल तो कहा है, इन्होंने ये भी कहा है कि बाल्यावस्था को उसे समझना सबसे कठिन कार्य है। किसे समझना? उसे सबसे कठिन कार्य है। हम उसे समझ नहीं सकते, बहुत समझ तो सकते हैं पर बहुत ही कठिन कार्य है। ठीक है, इन्होंने कहा, किसने कहा है? कोल और ब्रूस ने कहा है।
यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व यानी कि व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है या अदा करती है, या भूमिका निभाती है या अदा करती है। ध्यान रखना कौन सी निभाती है, महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाती है? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था नहीं निभाती, बाल्यावस्था नहीं निभाती, बाल्यावस्था नहीं निभाती, बाल्यावस्था निभाती है, बाल्यावस्था निभाती है। ध्यान से सुना, बाल्यावस्था क्या निभाती है? व्यक्ति का निर्माण करने में, यानी कि उसकी व्यक्तित्व का निर्माण करने में, पर्सनैलिटी यानी कि क्या उसकी व्यक्तित्व होगा जीवन में उसका, तो उसका निर्माण करती है। कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। कोल और ब्रुश ने कहा है कठिन क्या है? कठिन अवस्था है समझने की, इसे समझा नहीं जा सकता, बहुत कठिन अवस्था है समझने की। इसे हम क्या कर सकते हैं? समझने में सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है, ये कह सकते हैं। और इसमें क्या कहा है? यह अनोखा काल है। कौन सा अनोखा काल है? बाल्यावस्था अनोखा काल है। ये चीज़ आपको याद होगी मैं आशा करता हूँ। तो आगे चलते है, इसे निर्माणकारी काल भी कहा गया है। निर्माणकारी जैसे बता दिया अभी। किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदता यानी कि प्रतिद्वंदता का काल भी कहा गया है। प्रतिद्वंदता का काल भी कहा गया है। किसे कहा गया? किलपैट्रिक ने प्रतिद्वंदता का काल भी कहा गया है। किसका कहा गया? प्रतिद्वंदता का काल भी कहा। ये याद रखें, प्रतिद्वंदता का काल भी कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। यानी कि किलपैट्रिक याद गया, रोस याद हो गया, कोल याद हो गया आपको। अब रोस, ब्रूस, कोल याद हो गया, ब्रूस याद हो गया, किलपैट्रिक याद हो गया। अब रोस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल क्या है? मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। किसने कहा? रोस जी ने कह दिया, रोस साहब ने कह दिया कि यह मिथ्या परिपक्वता काल है। इसमें क्या होता है? बच्चा अपने आप को परिपक्व समझने लगता है, जबकि वह परिपक्व नहीं होता, मैच्योर नहीं होता, वह समझने लगता है। वो मैच्योर नहीं होता, वह समझने लगता है। तो ये क्या है? रोस ने कहा है। बाल्यावस्था में हम क्या करते हैं? जब बाल्यावस्था में जब बच्चा कोई आता है तो अपने आप को सोचता है मैं परिपक्व हो गया हूँ, मैं मैच्योर हो गया हूँ, मैं अपने कार्य खुद कर सकता हूँ। परंतु ऐसा नहीं है। वह सोच लेता है, झूठ मूठ को अपना सोच लेता है कि मैं मैच्योर हो चुका हूँ, परंतु ऐसा नहीं है। उसे इस चीज़ का भ्रम होता है। क्या होता है? इस चीज़ का भ्रम होता है। बाल्यावस्था में वैचारिक क्रिया अवस्था है। बाल्यावस्था वैचारिक क्रिया अवस्था है। इसमें बालक अपनी प्रत्येक क्रिया पर विचार करता है। और हाँ, ये भी ध्यान रखना, रोज जी ने बताया है कि जो हमारी बाल्यावस्था है वो वैचारिक क्रियावस्था है। इसमें जो प्रत्येक क्रिया पर विचार करता है, कौन करता है? बालक करता है। तो ये हमारे कुछ वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने अपने मत दिए हैं, अपनी डेफिनेशन दी है। उन्होंने बाल्यावस्था के बारे में कुछ अपने शब्दों में अपने तरीके से बताया है। इन्हें ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि रोस ने क्या कहा था, किलपैट्रिक ने क्या कहा था, ये किसका कथन है। आगे चलते हैं। हाँ जी, हमारे कुप्पुस्वामी के अनुसार बाल्यावस्था में अनेक अनोखे परिवर्तन देखे जाते हैं। क्या देखे जाते हैं? अनेक अनोखे परिवर्तन देखे जाते हैं। अनेक यानी कि अनोखे कार्य करते रहते हैं या अनोखे परिवर्तन देखे जाते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि बाल्यावस्था होती क्या है, बाल्यावस्था से हम क्या समझते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने, जो हमारे मनोवैज्ञानिक और शिक्षाशास्त्री हैं, उन्होंने क्या बताया, इसके बारे में बताया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो वे आपको ऑलरेडी याद हो जाएंगी। बस आपको इनके वैज्ञानिकों के नाम याद रखने हैं और ये याद रखना है कि इन्होंने क्या क्या बात कही थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारी बाल्यावस्था जो थी, बाल्यावस्था किसे कहते हैं, वो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, या हमारा जो पॉइंट था या हेडिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं, जब बाल्यावस्था हमने देख ली, बाल्यावस्था खत्म हो चुकी है, बाल्यावस्था के बारे में हमने बता दिया आपको बाल्यावस्था है क्या है। अब इसकी कोई आपसे प्रश्न आ सकता है कि बाल्यावस्था की विशेषता बताओ, इसकी क्या विशेषता है। तो इसकी निम्न विशेषता है, जानने की कोशिश करेंगे। इसकी निम्न विशेषता है, कौन कौन सी विशेषता है, ध्यान से सुनेंगे। बाल्यावस्था की विशेषता निम्नलिखित हैं, ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट विशेषता हमारे पास है शारीरिक, यानी कि शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता, यानी कि इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आती है। मैंने इस अवस्था में कहा था कि शारीरिक और मानसिक क्या तेजी से परिवर्तन होता है, परंतु क्या होता है, बाल्यावस्था में शारीरिक तथा मानसिक विकास स्थिर हो जाता है, क्या होता है, स्टेबल हो जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है। इसमें स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी आ जाती है, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट में स्टेबिलिटी आ जाती है। कैसे आती है, इस काल में
शैशवावस्था की अपेक्षा मानसिक व शारीरिक विकास गति स्थिर हो जाती है। यानी कि जो हम शैशवावस्था में गति यानी कि हमारे मानसिक जो था, मानसिक मेंटली जो हमारा विकास हो रहा था, फिजिकली हमारा विकास होता, हाथ हाइट वगैरह ये चीज़ में उंगलियां वगैरह ये हमारी ग्रोथ कर रही थी। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमारी बढ़ती तो है पर इतनी नहीं बढ़ती है, बढ़ती तो है पर इतनी नहीं बढ़ती, स्थिरता आ जाती है, रुकती भी नहीं है पर इतनी नहीं बढ़ती, बढ़ती जरूर है, ये भी बात है इसमें। इस अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि मस्तिष्क पूर्ण परिपक्व हो गया है। यानी कि इस अवस्था में ऐसा होता है कि मस्तिष्क पूर्ण परिपक्व हो गया है। ठीक है, यानी कि इस अवस्था में ऐसा होता है कि बच्चे का जो मस्तिष्क होता है वो ऐसा होता है कि पूर्ण परिपक्व हो गया है। तो इसमें क्या आपको जब विशेषता बतानी होगी तो शारीरिक तथा मानसिक विशेषता बताओगे आप। जब शारीरिक मानसिक विशेषता बताओगे तो आप इसमें बताओगे कि शारीरिक मानसिक विकास में शारीरिक मानसिक यानी बाल्यावस्था की विशेषता जब आप बताओगे तो शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। एक पॉइंट तो ये हो गया, परंतु शैशवावस्था में नहीं आती है। शैशवावस्था में बहुत तीव्र गति से होती है, यानी कि क्या होता है, विकास होता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण, यथार्थवादी दृष्टिकोण यहाँ से देखेंगे हमारा पॉइंट नंबर है यथार्थवादी दृष्टिकोण। बाल्यावस्था में बालक का दृष्टिकोण यथार्थवादी होता है। अब बालक कल्पना जगत से वास्तविक जगत में प्रवेश करता है। यानी कि इसमें क्या शैशवावस्था में क्या है, वो क्या है, शैशवावस्था में तो कल्पनाओं में जीने लगता है, कल्पनाओं में झूठी चीज़ों की, यानी कि झूठी, अगर आपने किसी बच्चे को कोई बच्चा शैशवावस्था में गिर जाता है तो वह रोने लगता है तो उसके चोट लगती है, तो जैसे वो ज़मीन पर आप ज़मीन पे हाथ या पैर पीट कर ये बताते हो कि मैंने इसको मार दिया है, अब तुम शांत हो जाओ, इसने तुम्हारी चोट मारी थी या जो भी कुछ करा था तो मैंने इसे पीट दिया है, इसे पनिश कर दिया है, तो ये अब वो बच्चा क्या हो जाता, शांत हो जाता था। तो वह काल्पनिक चीज कल्पनाओं में रहता है, परंतु यहाँ क्या होता है, वह कल्पनाओं के जगत से हट जाता है, उसका कनेक्शन हट जाता है, परंतु वह वास्तविक संसार में प्रवेश करने लगता है। क्या करने लगता है, वास्तविक संसार में प्रवेश करने लगता है। ये एग्जाम्पल मैंने दिया है, इसके बारे में आप समझ भी गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। जिज्ञासा की प्रबलता, यहाँ ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकता है जिज्ञासा की प्रबलता। पॉइंट है जिज्ञासा की प्रबलता, क्यूरियोसिटी। बालक में जिज्ञासा की प्रबलता के कारण बालक नवीन वातावरण, ध्यान से सुनेंगे, नवीन वातावरण, नया वातावरण को जानने का प्रयास करता है या स्वयं करता है, प्रयास स्वयं करता है। इसमें क्या होगा, नवीन वातावरण को जानने का प्रयास स्वयं करता है। किसको, जिज्ञासा की प्रबलता के कारण बाल्यावस्था में नवीन वातावरण को जानने का प्रयास करता है। इसमें स्मरण करने की शक्ति का भी विकास हो जाता है। यानी कि वह क्या काम करता है, जब नए वातावरण में जाता है तो उसमें क्या कर रहा है, स्वयं जानने का प्रयास करता है। पापा ये क्या है, जब मान लो कोई चीज़ आपने उसको दिखा दी या उसने कोई चीज़ देख ली रास्ते में, तो वह पूछेगा पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या है, पापा मम्मी या पापा ये क्यों होता है, अंकल ये क्यों होता है, भैया ये क्यों होता है। तो ये चीज़ क्या करेगा, उसकी जिज्ञासा है जानने की, वो नई चीज़ों को देखेगा तो जिज्ञासा है तो नई चीज़ को देख रहा है, और तो जिज्ञासा है उसकी नई चीज़ को देख रहा है, तो उसमें क्या होगा, वह स्वयं जानने का भी प्रयास करेगा। और स्वयं जानने का प्रयास कैसे करेगा, जिसे पता होगा उस चीज़ के बारे में, या वो तो स्वयं देखेगा उसे जानने कर, किससे पूछेगा, आपसे तो पूछेगा, तो वो स्वयं जानने की कोशिश करेगा आपसे। ठीक है, ये जिज्ञासा की प्रबलता होती है। ऐसा भी हो सकता है वह स्वयं ही देखे, उसे रिसर्च करे, ऐसा भी होता है इसमें। पर आपको ध्यान रखना है, बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रबलता होती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, सामूहिक भावना का विकास यहाँ पर हो जाता है। बाल्यावस्था में सहयोग, सहनशीलता आदि गुणों का विकास होता है। यह विकास हो जाने पर बालकों हो जाने पर किसका सहयोग, सहनशीलता आदि गुणों का विकास हो जाने पर बालकों में सामाजिक भावना पनपने लगती है। ये ध्यान रखेंगे, किसमें, सहयोग
और सहनशीलता और सामाजिक भावना पनपने लगते हैं। इस अवस्था में बालक सामूहिक खेलों में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है या लेना शुरू कर देता है। सामूहिक भावना विकसित हो जाती है, सहनशीलता विकसित हो जाती है। एक तो इसमें यह सहयोग की भावना, सहयोग कोऑर्डिनेशन की भावना उत्पन्न हो जाती है, सामाजिक यानी कि सोशल की भावना उत्पन्न हो जाती है और सामूहिक खेलों में यानी कि सामूहिक खेलों में जिसमें एक से अधिक बच्चे साथ खेलते हो या एक से अधिक व्यक्ति साथ खेलने लगते हैं। बच्चे की बात हो रही है यहाँ, तो डेफिनेटली जो भी है व्यक्ति की बात नहीं चल रही है, बच्चे की बात चल रही है। क्योंकि बाल विकास में क्या होता है, बाल विकास में हमारे क्या होता है, बाल विकास में हमारी किशोर अवस्था तक ही अध्ययन किया माना जाता है वैज्ञानिकों द्वारा कि बाल विकास में किशोर अवस्था तक ही अध्ययन किया जाता है, बाल विकास उसे कहते हैं, ये माना गया है। बहुत जगह डेफिनेशन ये भी दी गई है। तो ठीक है, अब क्या है, खेलों की रुचि लेने लगता है। सामूहिक जो खेल होते हैं उसमें वह बच्चा रुचि लेने लगता है। तो 4 पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 5 पॉइंट हमारा रचनात्मक कार्य है। रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगता है। जो रचनात्मक, जैसे कि देखो बाल्यावस्था में रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास हो जाता है, यानी कि रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। इस उम्र में लड़के खिलौना जोड़ने लगते हैं, ये ध्यान से सुनेंगे। इस उम्र में लड़के खिलौने जोड़ने लग जाते हैं या लगते हैं और लड़कियां गुड़िया बनाना प्रारंभ कर देती है। लड़कियां या तो गुड़िया बनाना प्रारंभ कर देती हैं और लड़के खिलौने जोड़ना लग जाते हैं, यानी कि रचना करते हैं। वे अपने आप करने का कार्य करते हैं, अपने आप करने का। यदि खिलौने को तोड़ेंगे फिर उसे जोड़ेंगे, किस तरीके से ये कैसे हो रहा है ये चीज़ देखेंगे। वे अपने आप लड़की क्या करेंगी, गुड़िया बनाएंगी, कहीं उसे गुड़िया को साड़ी पहनाएंगी, क्या चुन्नी उड़ाएंगी, उसके बिंदी लगाएंगी, इस तरह के कार्य कर लेते हैं। तो वे रचना कर रहे हैं ना, अपने आप में सोच के रचना कर रहे हैं, अपने आप भी कार्य कर रहे हैं, तो रचनात्मक कार्य करने लग जाते हैं। ठीक है, तो रचनात्मक कार्य, ये जो रचनात्मक कार्य बाल्यावस्था में रुचि उत्पन्न हो जाती है रचनात्मक कार्यों में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा संवेगों पर नियंत्रण, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संवेगों पर नियंत्रण बाल्यावस्था में हो जाता है। इस अवस्था में बालक उचित अनुचित, यानी कि उचित क्या सही है क्या गलत है में अंतर करने लगता है। बाल्यावस्था में बालक सामाजिक और पारिवारिक, जो हमारा समाज है और हमारा परिवार है, व्यवहारों के लिए अपनी भावनाओं का दमन करने लगता है। ध्यान सुने, सहसावस्था में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, वह ना तो समाज को जानता है ना परिवार को जानता है। उसे कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए, मैं तो लूँगा, मुझे तो चाहिए, ये इस तरीके की बात करता है। कौन करता है? सहसावस्था में बच्चा करता है। परंतु बाल्यावस्था में जब धीरे धीरे आ जाता है उसमें क्या समझदार हो जाता है बच्चा, और समाज से कह सकते हो आप डरने भी लगता है, समाज से डरने लगता है, समाज का सम्मान करने लगता है। पारिवारिक व्यवहार में अपनी भावनाओं का दमन कर लेता है। जो अगर आप कहीं जा रहे हो, अगर कोई बच्चा बाल्यावस्था में है तो अगर उस बच्चे को कोई दुकान पर या शॉप पर कोई चीज़ दिख रही है तो वह उसे लेने की वह क्या करेगा, एक बार बोलेगा कि मुझे चाहिए, आपने मना कर दिया तो क्या करेगा? ऐसा होता है मिडिल क्लास के जो बच्चे होते हैं, ऐसा जरूर होता है उनके साथ। तुम मना कर दोगे, तो अगर उसके पेरेंट्स मना कर देते हैं तो वह शांत हो जाता है, फिर उसे नहीं करता। परंतु जब इस अवस्था में कोई बच्चा होता है, नहीं, वो तो वहीं लौट जाएगा सड़क पे, वो कहेगा मुझे तो चाहिए, मैं तो जाने का नहीं, अपने कपड़े भी गंदे कर लेगा, उसे कुछ नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पर क्या है, अनुचित और उचित का पता चल जाता है, अपनी इच्छाओं का दमन कर लेता है, संवेगों पर नियंत्रण स्थापित करना सीख जाता है। समझ रहे हो? तो बाल्यावस्था में ये की प्रक्रिया हो जाती है। प्रतिस्पर्धा की भावना भी होती है। बाल्यावस्था में प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाती है। बाल्यावस्था भाई बहन से भी झगड़ा करने लग जाता है या लगते हैं। कौन लगते हैं? प्रतिस्पर्धा की भावना किस में आ जाती है? प्रतिस्पर्धा की भावना बाल्यावस्था में प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाती है। कंपटीशन की भावना आ जाती है। किसकी भावना आ जाती है? कंपटीशन की भावना किस में आ जाती है? बाल्यावस्था में भी कंपटीशन की भावना आ जाती है। कंपटीशन की भावना क्या होगी कि मैं तुझसे होशियार हूँ, ये मैंने जल्दी काम किया है, ये मैंने जल्दी वर्क किया है, मैं यहाँ पर जल्दी आया हूँ। तो इस तरीके की भावना आ जाती है। वे अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, यानी कि बढ़ चढ़कर कार्य करने की कोशिश करते हैं। तो ये बाल्यावस्था में आ जाती है। आई होप बाल्यावस्था आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे की ओर। हमारा अगला पॉइंट है बाल्यावस्था। क्वेश्चन भी है, और आप अगर नोट्स बनाना चाहते हो नोट्स में बाल्यावस्था ध्यान से सुनेंगे। पहले 11वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा है 11।
मैंने आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने एक इम्पोर्टेंट और आपकी समझ, जो आपकी समझ विकसित होनी चाहिए, जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे हो, डीएलएड हो, सीटेट हो, यूपीटेट हो, अगर आप इसे पढ़ के जाते हो तो आपका बेस क्लियर हो जाएगा। और सीटेट का बेस ऐसा क्लियर हो जाएगा बेहतरीन वाला, कहीं सीडीपी के क्वेश्चन नहीं जाएंगे, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, यहीं से बनते हैं। ठीक है, अब आगे चलना, हम कर रहे हैं डीएलएड का। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर है, सीडीपी हम कवर कर रहे हैं, बाल विकास हम कवर कर रहे हैं, और यहाँ से प्रत्येक क्वेश्चन आपका लगने के चांस नहीं है, पूरी आशंका नहीं है, यहीं से ही आएंगे। क्या है, बाल्यावस्था में बालकों को शिक्षा प्रदान कराते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बाल्यावस्था में से या बाल्यावस्था क्या होती है, विशेषता क्या होती है, और शिक्षा प्रदान कराते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और कहीं से क्वेश्चन नहीं बनेगा बाल्यावस्था पर, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। आगे चलते हैं, इसमें क्या है, किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, सुनो। बाल्यावस्था में बालकों को शिक्षा प्रदान कराते समय निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। जिज्ञासा संतुष्ट करनी चाहिए। भाई किस बात से बाल्यावस्था में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, सभी को पता है, जिज्ञासा की भावना होती है। इसमें क्या करना है, हमें उस बच्चे ने हमसे कुछ पूछा, किसी चीज़ के बारे में पूछा, ये पेड़ यहाँ से, ये पेड़ जो है, हमारे जो पेड़ है ये क्या खाते हैं, ये पेड़ क्या खाते हैं। ठीक है, उसने पूछा तो हमने बता दिया कि बेटा पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं सूर्य की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में, या प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, और ये ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो इस तरीके से आप उनकी जिज्ञासा को शांत कर दोगे, जिज्ञासा को शांत कर दो। तो किस तरीके की शिक्षा देनी चाहिए, उसकी जिज्ञासा का संतुष्ट करना चाहिए कि हाँ जो उसने प्रश्न पूछा हम उसे संतुष्ट कर दें। तो आगे देखते हैं, तो इस अवस्था में बालकों की रुचि लगातार बदलती रहती है, यानी कि रुचि बदलती रहती है, जिज्ञासा बदलती रहती है, रुचि बदलती रहती है। ऐसे में बालकों की विषय सामग्री विनोद, साहस, मनोरंजन से भरपूर व रोचकता, समझ रहे हो ना आप, रोचकता से पूर्ण होनी चाहिए, यानी कि रोचकता से पूर्ण होनी चाहिए। अध्यापक और अध्यापन में, ध्यान सुनेंगे, ये अध्यापन है ना कि अध्यापक। अध्यापन में बालकों की जिज्ञासा की संतुष्टि करना आवश्यक होता है। जब अध्यापन, हम उसे अध्यापन यानी कि शिक्षण देते हैं, तो शिक्षण देने के बाद जब शिक्षण करते हैं कि कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसकी जिज्ञासा को हमें संतुष्ट करना चाहिए और शांत कर देना चाहिए। ठीक है, या तो मनोरंजन के द्वारा करें, सांस से द्वारा करें, भरपूर रोमांच, और उन्हें रोचकता से उसे उस बात को बताना चाहिए कि इम्पोर्टेंस कितनी है उस चीज़ की। अब हमारा क्या था, जिज्ञासा की संतुष्टि तो हमें करनी है। सेकंड हमारा है इंद्रियों का समुचित विकास। बाल्यावस्था में बालकों की इंद्रियों के समुचित विकास के लिए क्रियाओं पर आधारित अधिगम पर बल देना चाहिए। क्या कहा, बाल्यावस्था में बालकों की इंद्रियां होती हैं समुचित है, सचमुच नहीं है, ध्यान सुनेंगे, सॉरी बच्चों, दोस्तों, बाल्यावस्था में बालकों की इंद्रियों के समुचित विकास, यानी कि इंद्रियों का समुचित विकास के लिए क्रियाओं पर आधारित अधिगम। दरअसल क्या हो रहा है इसमें, जो भी सिस्टम पे मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ थोड़ी सी रिफ्लेक्शन हो रहा है इसमें। ठीक है, अधिगम पर बल देना चाहिए, यानी कि जो शिक्षण है उनका, जो हम अधिगम करा रहे हैं, उन्हें शिक्षा दे रहे हैं, उस पर हमें बल देना चाहिए। इसके लिए विद्यालय की जो पाठ्यक्रम कार्यक्रम होता है, पाठ्यचर्या में पर्यटन यानी कि खेलकूद, यानी पर्यटन द्वारा उसे बता सकती हैं, पर्यटन द्वारा घुमा फिराकर यात्रा कराकर, या पर्यटकों द्वारा बता सकते हैं। ठीक है, खेल कूद द्वारा बताया, सहयोग क्रिया, यानी आपस में सहयोग करके क्रिया की व्यवस्था द्वारा हम उसकी क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, इंद्रियों का विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए। उसकी रचनात्मक प्रवृत्ति किस तरीके, उस पर ध्यान देना चाहिए। बाल्यावस्था में बालकों को कठोर अनुशासन पसंद नहीं करते। जो बाल्यावस्था में जो बालक हैं कठोर अनुशासन पसंद नहीं करते, उन्हें लचीलापन होना चाहिए। उनके अनुशासन में इतना अनुशासन, कठोर अनुशासन कहने का मतलब है कठोर अनुशासन नहीं बनाना चाहिए, यानी कि कोई उन्हें चीज़ डांट फटकार कर जबरदस्ती उन पर नहीं कराना चाहिए। इसीलिए इनकी शिक्षा, हाँ ये आ गया देखो, डांट फटकार की अपेक्षा इन्हें नहीं करानी चाहिए। प्रेम और सहानुभूति
पर आधारित होनी चाहिए, यानी कि प्यार भाव से उन्हें कराना चाहिए। जो बच्चा प्यार से, जो चीज़ प्यार से हल हो सकती है वो हमारी डांट फटकार कर हल नहीं हो सकती। इससे बालकों में रचनात्मक कार्य करने का भी बल मिलता है। किससे? इससे बालकों पर रचनात्मक कार्य करने पर भी बल मिलता है। जब वह आप उसे सहानुभूति और प्रेम से पढ़ाओगे तो वह क्वेश्चन भी पूछेगा आपसे और अपनी समस्या भी रखेगा और आपसे डिस्कशन भी करेगा। आगे चलते हैं, नैतिक मूल्यों का विकास। जो हमारे नैतिक मूल्यों का विकास भी होता है बाल्यावस्था में। 4 पॉइंट। बाल्यावस्था में बालक नैतिक और अनैतिक में भेद करता है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमारे समाज के लिए सही है, क्या हमारे समाज के लिए गलत है, या क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। व्यक्तित्व निर्माण के लिए बालकों को उचित मूल्यों पर आधारित नैतिक शिक्षा, यानी कि हम उन बालकों को समझाना चाहिए कि आपके लिए सही है, अगर आप इस तरीके से कार्य करोगे तो आप यहाँ इस तरीके से आपको ये प्रभाव देखने को मिलेगा, अगर इस तरीके से कार्य करोगे तो ये इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। क्या सही है, क्या गलत है, उन्हें नैतिक ज्ञान देना चाहिए, सामाजिक ज्ञान देना चाहिए। तो कहने का मतलब नैतिक मूल्यों का विकास यहाँ नैतिक मूल्य का विकास हम कर सकते हैं और यहाँ पर हो जाता है। संचय की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना। बाल्यावस्था में संग्रह यानी कि इकट्ठा करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कि इकट्ठा करने की प्रवृत्ति पाई जाती है किसी भी चीज़ को, कोई भी वस्तु हो सकती है वो। इस कारण शिक्षण प्रदान करते समय बच्चों को इसे ज्ञान ना बोलकर ज्ञान बोलो, ज्ञान संचय एवं धन की बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। धन यानी कि उन्हें समझाना चाहिए धन को बिना फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए और ज्ञान को संचय करना चाहिए, ज्ञान को एकत्रित करना चाहिए, जहाँ से मिले इस चीज़ को प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए और ये प्रवृत्ति आ जाती है उनमें अगर आप प्रोत्साहित करते हो। संवेगात्मक विकास पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान सुनेंगे, जो हमारे बच्चे होते हैं बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि उनमें संवेगात्मक विकास हो जाता है। तो बाल्यावस्था में जीवन के अनेक पक्षों से संबंधित पहलू में परिवर्तन आता है। पक्षों पे जब हमारी बाल्यावस्था होती है अनेक संवेगों पर जो हमारे क्या होते हैं जीवन के अनेक पक्ष होते हैं उन पे पहलू जो होते हैं उनमें परिवर्तन जरूर आता है। जैसे मानसिक होगा, संवेगात्मक होगा, मानसिक होगा। विकास के लिए अनेक संवेगों पर निरंतर की अपेक्षा प्रदर्शन पर बल देना चाहिए, यानी कि दिखाने पर बल देना चाहिए। संवेगों पर निरंतर की अपेक्षा प्रदर्शन पर बल देना चाहिए, संवेगों पर बल देना चाहिए। तो इसमें क्या बताया, इसमें क्या है, संवेगात्मक विकास पर ध्यान दिया जाता है कि हमें संवेगों पर ध्यान देना चाहिए, उन पर नियंत्रित करना चाहिए, उन्हें नियंत्रित करना चाहिए, उन्हें संवेगों पर नियंत्रित करना चाहिए। जैसे अभी आपके सामने एक पॉइंट आया था कि क्या होता है, बच्चा यहाँ पर अपने संवेगों का दमन करने लगता है, अपनी इच्छाओं का दमन करने लगता है। तो उसे बताना चाहिए, उसे समझाना चाहिए कि आपको अगर कोई चीज़ चाहिए, अब मेरा संवेग ये कह रहा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उसमें क्या होगा, आप बच्चे को बताओ ये चीज़ गलत है, आप ऐसा करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, तो उसकी इच्छा जो संवेग होगा उसका नियंत्रित हो जाएगा, उसका प्रदर्शन पर बल देना चाहिए और उसे दिखाना चाहिए कि इसके क्या क्या कार्य हैं, इससे क्या नुकसान हो सकते हैं। तो इस पर हमें उसके संवेगों पर नियंत्रण करना चाहिए और प्रदर्शन पर बल देना चाहिए। तो आई होप जो हमारा ये सेशन था बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा। बाल्यावस्था का यहाँ पर समापन हो चुका है, यानी ये समाप्त हो चुकी है। यहाँ से बाल्यावस्था में जितने भी क्वेश्चन बनने थे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको शैशवावस्था के बारे में बता दिया, बाल्यावस्था के बारे में बता दिया, अब मैं आपको किशोरावस्था के बारे में ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको जो वीडियो है अच्छे, जो सेशन हमारा है चल रहा है वो आपको समझ में आ रहा है और अच्छे तरीके से आपको पता भी चल रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ये बताना है कमेंट करके ये बताना है कि आपको वीडियो ये कैसी लग रही है। मैं आपको जो वीडियो बना रहा हूँ ये आपको समझ में जो मैं आपको बता रहा हूँ ये समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि अगला जो सब्जेक्ट होगा आपका कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए, कमेंट करके ज़रूर बताना है। जो भी भाई हमारा डीएलएड वाला देख रहा है वो कमेंट करके ज़रूर बताना है कि अगला सब्जेक्ट कौन सा चलाना है, कौन से में आपको प्रॉब्लम आ रही है, कौन से में दिक्कत आती है। देखो मैं तुम्हें डिफाइन करके बताऊँ, और हाँ जो भी इस चीज़ में पॉइंट बताए हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आई है तो मुझे मैसेज कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपको लिंक दे दिया है
व्हाट्सअप का लिंक भी दे दिया है और नंबर भी पड़ा हुआ है, अगर आप यूट्यूब चैनल पर जाकर देखोगे। ठीक है, नंबर पड़ा, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो कि कौन सा आपको सब्जेक्ट चलाना है। तो ये आई होप जरूर बताना, कमेंट करके लाइक जरूर करना, लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करो। जितने भी आपके आसपास डीएलएड जो बच्चे वीडियो डीएलएड के बच्चे हैं, जो आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, उनको भी आप ये वीडियो शेयर करो। तो ठीक है, आप वीडियो कैसी लगी है जरूर कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।